साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। लगातार जैसा आप देख रहे हैं, देश के जो हालात हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री देश से लगातार झूठ बोले चले जा रहे हैं। बहुत अजीब स्थिति है और बहुत अफसोसजनक स्थिति भी है कि प्रधानमंत्री लगातार देश से झूठ बोल रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सच बोल सकें, सच का सामना कर सकें। इतना आत्मविश्वास तो व्यक्ति में होना ही चाहिए, इतना आत्मबल होना ही चाहिए कि सच बोल सके, उसका सामना कर सके और देश को सच बता सके। लेकिन अफसोस कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए व्यक्ति हैं, सच से घबराते हैं, लोगों को सच बताने से दूर भागते हैं। चाइना की स्थिति जैसे लगातार है, चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते इस समय होते जा रहे हैं, जो उनमें कड़वाहट है, लगातार स्थिति वहां पर बिगड़ती चली जा रही है। और विपक्ष के कहने के बावजूद फौज के रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कई सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी कई जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री सच बताने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। स्थिति इसलिए बड़ी भयानक होती चली जा रही है। साथियों, मैं आपसे चाहूंगा कि अधिक से अधिक साथी इस मेरी लाइव को शेयर करें, क्योंकि एक जरूरी बात आज मुझे आपके बीच में रखनी है। साथियों, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। जैसा मैंने बताया था आपको कि पार्टी के विषय में पिछले जो हफ्ते मैंने लाइव किया था, उसमें बताया था कि अगले हफ्ते जो लाइव होगा उसमें पार्टी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्यों हम राजनीति में आए हैं, क्यों हम लगातार देश को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में देश में जहां जहां भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो चुनाव होंगे उसके विषय में हमारी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। और इसके अलावा देश में जो राजनीतिक माहौल है उसमें जो पार्टी की राजनीति है, रणनीति है, वो हमारी क्या रहेगी, उसके विषय में आपसे बात करनी थी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिज्ञ ने या किसी भी महान व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात नहीं की। कृष्णपाल जी भी हमारे साथ जुड़ सके, जय भीम चौधरी साहब। किसी भी राजनीतिज्ञ ने या किसी भी महान व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात, इतनी गंभीर बात नहीं कही होगी साथियों, कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी। आज के समय में अगर आप देखते हैं और अगर वर्तमान भाजपा सरकार की सारी कार्यप्रणाली, सारी करतूतें अगर आप देख रहे हैं, वो अलग बात है कि वो गलत काम कर रही है, देश के हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रही है और चंद लोगों के हित में काम कर रही है। लेकिन जो भाजपा जो काम कर रही है वो तभी कर पा रही है जब राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में है। अगर राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में न हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। आज जितना भी कुछ उसने किया है, देश के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है वो, ये पीछे भी जो भी सरकारें आई, अगर कुछ भी वो कर पाई तो वह राजनीति की वजह से ही कर पाई। तो राजनीतिक ताकत वो है। अगर आपको लोगों को नौकरी देनी है तो राजनीतिक शक्ति काम आएगी, लोगों को नौकरी से हटाना है तो राजनीति का इस्तेमाल होगा, देश को आगे बढ़ाना है तो राजनीति का इस्तेमाल होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करना है, देश के लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए काम करना है, तो राजनीति से अलग कोई क्षेत्र नहीं है। लोग कहने को चाहे कहीं कुछ भी कहें,
लेकिन ये राजनीति के माध्यम से जितना अच्छे तरीके से हो सकता है वो कोई दूसरे और किसी तरीके से हो नहीं सकता। लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देनी हो, अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां देनी हो और रीजनेबल कीमत पर देनी हो, कम कीमत पर देनी हो, यह कैसे संभव है साथियों? केवल राजनीति से संभव। अभी मैं आप देख रहा था, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं साथियों, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, शायद पंजाब से है कहीं, एक सरदार जी हैं मेडिकल स्टोर के, और उन्होंने बताया कि एक दवाई उन्होंने दिखाई, 2-3 दवाइयां दिखाई उन्होंने। एक दवाई उन्होंने दिखाई, उसकी कीमत 108 रुपए, उस पर प्रिंट है 108 रुपए, लेकिन 108 रुपए उसका एमआरपी है, यानी इतने में बेची जा रही है, और वो एक्चुअल में कितने की है? 9 रुपए की। इस 9 रुपए की दवाई को 108 में बेच रहे हैं। किस लिए संभव है? राजनीति की वजह से। और राजनीति की वजह से संभव है कि वो 9 रुपए की दवाई 9 रुपए में ही बिके, या 10 रुपए या 11 रुपए में बिके, लेकिन 108 में बिक रही है। इसे कौन कंट्रोल करेगा साथियों? केवल यही नहीं, एक और दवाई उन्होंने बताई, उसकी कीमत उन्होंने बताई साथियों 2500 रुपए, 2500 कुछ रुपए कीमत बताई। और एक्चुअल कीमत क्या है उस दवाई की? उस दवाई की एक्चुअल कीमत है साथियों 419 रुपए। 419 रुपए की दवाई 2500 रुपए में बेची जा रही है। कौन रोकेगा इसे? कौन कंट्रोल करेगा इसे? क्या आप और हमारे लिए संभव है क्या? आम जनता के लिए संभव है क्या? नहीं साथियों, केवल और केवल राजनीति से ही यह सब संभव है। कुछ भी काम इस देश में अगर आपको करना है जो बहुसंख्यक या बहुत से लोगों के भले के लिए हो, देश के भले के लिए हो, वो राजनीति से ही संभव है। इसके बिना संभव नहीं है साथियों। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हो ही नहीं सकता है। तो राजनीतिक शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति हर ताले की चाबी है। हमने इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत विचार विमर्श के बाद, जमीन पर बहुत काम करने के बाद 2013 में यह पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी साथी। और इस पार्टी के बनाने के बाद लगातार हमने जमीन पे काम किया। हमने पार्टी बनाई साथियों 26 नवंबर 2013 को। भारतीय चुनाव आयोग ने 29 मार्च 2014 को हमारी पार्टी को रजिस्टर किया। उसके बाद हम सबसे पहले 2017 में हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा साथियों, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर। उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में हमने मणिपुर में एक सीट पर, हमारे जो मणिपुर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सेंजोम नंदेश्वर, उनको हमने लाया। बाकी और किसी भी सीट पर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने हर जगह बीजेपी के विरोध में जो भी गठबंधन है, हमने उसको सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन था, हमने उसको खुल के समर्थन दिया। ठीक इसी तरह से हमने यहां पे दिल्ली में बीजेपी के विरोध में हमने समर्थन दिया। तो हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट रही, और राजनीति में आने का बिल्कुल स्पष्ट कारण आपको समझ में आ गया होगा। हमने बता दिया कि जो कुछ भी हो सकता है राजनीति से हो सकता है, और राजनीति में जो फैली हुई गंदगी है, इस गंदगी को अगर साफ किया जा सकता है तो राजनीति में आके ही किया जा सकता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है साथियों। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन राजनीति की गंदगी राजनीति में आके ही साफ हो सकेगी, उसके बिना संभव नहीं है। आपको ध्यान है, बहुत गालियां देते थे केजरीवाल राजनीति वालों को, लेकिन अंत में पार्टी बनाई और पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा राजनीति में, और उसके बाद ही जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति से ही संभव है साथियों। और मेरा मानना हमेशा से ये रहा है, और मैंने हमेशा ये बात कही है, 2010 से तो मैं लगातार काम कर रहा हूं जमीन पर। हर जगह जहां गया हूं मैंने यही बात कही है कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे समझदार योग्य लोगों की
निडर लोगों की, निष्पक्ष लोगों की, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं की निहायत जरूरत है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति किसी हालत में भी अच्छी नहीं होगी। और ये जो सरकारें हैं, जो आज हैं या पीछे भी रही हैं, इन्होंने सिर्फ कहा है, लेकिन गरीब के नाम पर, जनता के नाम पर जनता को ही धोखा दिया, जनता के लिए कोई काम किया नहीं। वो काम लगातार ऐसे रहे, कुछ ही लोग अमीर होते चले गए, नेता अमीर होते चले गए, बिजनेसमैन अमीर होते चले गए, और अमीर और गरीब की खाई लगातार बढ़ती चली गई। कारण उसका यह रहा कि राजनीति में स्वार्थी लोग आए, समझदार, निष्पक्ष और निडर लोग, समाज के लिए काम करने वाले ईमानदार लोग राजनीति में नहीं आए। ईमानदार लोग, अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग घर में बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए चर्चा तो करते हैं, चाहे राजनीति पर गालियां देते हैं राजनीति को, राजनीति गंदी है, लेकिन इस गंदगी में उतरकर आकर कोई भी इस गंदगी को साफ करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जब तक इसमें उतरकर साफ इसको नहीं करेंगे, ये गंदगी और बढ़ती जाएगी। और जिस तरह से इसने हम सबका जीना हराम कर दिया है, आने वाले समय में हम सबका जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, दुभर हो जाएगा। इसलिए राजनीति में आना निहायत जरूरी है। एक महान विद्वान है, उन्होंने कहा भी है कि राजनीति में भाग नहीं लेने का मतलब यह है अयोग्य लोग आप पर शासन करने लगेंगे। और आज यही हो रहा। आज की हालत आप देख रहे हैं कि वो लोग जिन्हें कुछ नहीं आता, जो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, वो देश पर राज कर रहे हैं। जिन्होंने आर्थिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया, शैक्षणिक रूप से देश को बर्बाद कर दिया, सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में देश को बर्बाद कर दिया, जातीय घृणा, सांप्रदायिक घृणा इतनी फैलाई कि लोगों में, इस देश में नफरत का बाजार चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आज की तारीख में जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए लोगों को, वो नहीं है। आज कोरोना के समय में ये बिल्कुल नंगा हो गया सब कुछ कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं और बाकी जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन तक को आज भी 3 महीने से ज्यादा हो गए कोरोना के चलते हुए, उनके पास पीपीई किट नहीं है जो वो अपनी सुरक्षा कर सके और देश के लोगों की सेवा कर सके, उन्हें बचा सके। ये हाल है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। जो तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई गई हैं और 2013 में जो तेल की कीमतें थी, उन पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी 9 रुपए 20 पैसे, और आज जो ली जा रही है वो 32 रुपए 89 पैसे, यानी लगभग 33 रुपए, इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। उन हालात में जो पैसा तेल के माध्यम से ही सरकार कमा रही है, लाखों करोड़ रुपए सालाना के, अगर वो ही ईमानदारी से शिक्षा में, चिकित्सा में लगा दिया जाए तो देश की हालत बहुत बढ़िया हो जाएगी। यह देश वाकई में दुनिया में नंबर बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नेताओं के, सत्ताधारियों के अपने जो उनके सारे खर्चे हैं, ठाठ हैं, उसमें कोई कभी कमी नहीं आती, लेकिन जनता के लिए जिस भी चीज की जरूरत है उसमें हमेशा कमी नजर आएगी। वो कहीं आपको नजर आएगा ही नहीं। एक चीज से आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी, ये जो मोदी सरकार अपने आप को कहती है कि बड़ी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, चाइना का उदाहरण आपने देख लिया। और प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद जो दुनिया में थू थू प्रधानमंत्री की हो रही है, और चाइना इसका लाभ लेके, उसी वाक्य का फायदा उठा के दुनिया को बता रहा कि हमने तो कोई कब्जा नहीं किया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो हमारे सीमा में कोई घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो फिर हमारे 20 सैनिक, उनकी हत्या किसने की? वो शहीद कैसे हुए? हमारे 10 सैनिकों को, जिनमें 6 सीनियर ऑफिसर थे, उनको बंधक बना के किसने रखा गया? क्यों रखा गया? हमारे जो 76 जो सैनिक हैं वो घायल हुए, कैसे घायल हुए? और यही सरकार
अब इसने अध्यादेश लाए हैं जिसमें किसानों की रीढ़ तोड़ दी है इसने। और इसने जो किया है वो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि मोदी सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। और क्या है वो साथियों, कि जो मक्का का हम निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, आज हमारा देश मक्का का आयात करने लगा है। 3,20,000 टन मक्का का आयात 2019 के बाद हम कर चुके हैं। और क्यों कर चुके हैं? जब हमारे पास मक्का का इतना बड़ा भंडार है, हम उसे निर्यात करते थे, तो आयात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि तुम्हें आयात करना पड़ेगा। तो ये जो 56 इंच की सीने वाला जो यहां का देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधान सेवक, उसकी टांगें कांपने लगी अमेरिका के सामने। ये यूं कहा जाए कि अमेरिका की चापलूसी करने में अपना आत्मसम्मान, देश का स्वाभिमान बेच दिया। और आज देश उस मक्का को आयात कर रहा है। और उससे नुकसान कितना बड़ा हुआ है इसे भी समझ लेने की जरूरत है साथियों। नुकसान उससे इतना बड़ा हुआ है कि जो मक्का 2019-20 में 2000 से लेकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी, वही मक्का आज की तारीख में 800 रुपए से 1000 रुपए क्विंटल में बिक रही है। तो क्या किसान मर नहीं गया? एमएसपी को खत्म कर दिया, कोई एमएसपी नहीं, और कह दिया कि किसान अपनी फसल को जितनी कीमत में बेचना चाहे, जहां बेचना चाहे बेचे। अरे जब एमएसपी थी तब उसका थोड़ा बहुत उसे कुछ मिल पाता था। एक डर था कि भाई इतने में तो खरीदना ही है, इससे कम में तो खरीदना ही नहीं है। उस समय भी इससे कम में खरीदा जा रहा था, अब तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जितने में चाहेगा खरीदेगा। कहे भाई इतने में देनी है दे, नहीं देनी है तो मत दे। क्योंकि किसान के पास कोई भी ऐसी उसके पास क्षमता नहीं है कि वो उस अपनी फसल को, अनाज को रोक सके। और रोकने के बाद में उसे कुछ समय बाद जब उसके दाम बढ़े हो या जब उसकी कीमत उसे मिल रही हो अच्छी, तब बेच सके। उसके पास सुविधा ही नहीं है। क्योंकि उसकी तो स्थिति यह है, 80% किसान की इस देश में स्थिति यह है कि उसे फसल कटी और बेच के बाकी सारे अपने काम करने, कर्जा पटाना है, किसी को बेटी की शादी करनी है वो करना है, घर के और खर्चे हैं वो जो है वो सब करना, पढ़ाई के लिए देना, ये स्थिति है। तो ऐसे में एमएसपी हटा दी, मक्का का निर्यात बंद कर दिया। मक्का के निर्यात पे एक्साइज ड्यूटी वो बहुत कम कर, जो ड्यूटी थी वो कम कर दी, आयात ड्यूटी घटा दी, जिसका नतीजा यह है कि 3,20,000 क्विंटल मक्का आयात की निर्यात करने वाला देश आयात करने वाला हो गया। और केवल यही नहीं साथियों, जो आज सोलर पैनल हम चाइना से खरीद रहे हैं, वो सोलर पैनल कभी एक समय में, या और बहुत ज्यादा समय नहीं है, थोड़े समय पहले 2013 से पहले ही भारत निर्यात करता था। जिस चीज को हम निर्यात करते थे दुनिया में बेचते थे, हम बढ़िया क्वालिटी का बेचते थे, और आज हम घटिया क्वालिटी का चाइना से खरीद रहे हैं। ये चाइना के साथ देश के प्रधानमंत्री की दोस्ती का परिणाम है जो बर्बाद। इन हालात में क्या करेंगे साथियों? आप बिना राजनीति के ये संभव नहीं है। ये जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, जो देश का खून चूस रहे हैं, देश के लोगों का खून चूस रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, उन्हें जो देना चाहिए था उन्हें नहीं मिल रहा, और लूट लूट के अपना घर बढ़ रहे, स्वार्थी के स्वार्थी। इन्हें हटाएंगे कैसे आप? बिना राजनीति में आए हटा सकेंगे? नहीं हटा सकते। राजनीति में आना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा, और समझ के उसी हिसाब से इसका जवाब देना पड़ेगा। तभी आप इन सब से छुटकारा पा सकेंगे, तभी देश आगे बढ़ सकेगा, आपको आपका हक मिल सकेगा। तो अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, आपके हक के लिए दूसरा नहीं लड़ेगा। इसीलिए हमने ये पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। और इस पार्टी के तहत हमने लगातार अब काम किया है, हम लगातार काम कर रहे हैं, और पूरे देश में अब हमसे लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। साथियों, हमारी पार्टी का बहुत सीधा एजेंडा है। देश का जो संविधान है उस संविधान को पूरी तरह से लागू करना है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, हमें उस रास्ते पर चलना है साथियों। देश के लिए हमें काम करना है साथियों। और हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहे साथियों,
वो जुड़े, उसका स्वागत है, लेकिन ध्यान रखे अगर वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहा है, कुछ कदम चलने के बाद पता लग जाएगी कि कौन कैसा है, और जैसे ही पता लगेगी हम उस साथी को साइड कर देंगे। हमारे साथ वही चलेगा, उसी साथी को हम साथ में रखेंगे, उसी को जिम्मेदारी देंगे जो इस देश में फैली हुई गंदगी को साफ करने, इस राजनीति को स्वच्छ करने और देश के लोगों को, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, दलितों को, मुस्लिमों को, माइनॉरिटीज को, जो ओबीसी हैं उनको, जो अपने आदिवासी हैं उनको, उनका हक दिलाने के लिए काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। सिर्फ उनके लिए देना साथियों, ऐसे ही साथी हमें जुड़े, बाकी और साथी हमारे यहां कुछ नहीं मिलेगा उन्हें साथियों। और जो ईमानदारी से काम करेंगे उन्हीं साथियों के कंधे पर जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी साथी के, किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान में कभी भी कोई कसर, कभी भी कोई कमी की नहीं जाएगी, लेकिन धोखा देने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा साथ। तो हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, लगातार जो जुड़ते चले जा रहे हैं, पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और मैं वैसे तो आज पंजाब के जो साथी हैं, जो हमारे, जिनको हम जिम्मेदारी सौंपेंगे पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष की, उन साथी की आज घोषणा करता, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि नहीं, जब घोषणा होगी तो एक हम पूरी प्रॉपर तरीके से मीटिंग करके हमारे जो सारे साथी हैं सबको इकट्ठा करके और फिर राष्ट्रीय टीम को बुलाकर वहां प्रॉपर तरीके से घोषणा होगी। तो मैं आज पंजाब के जो साथी हैं उनकी बात को मानते हुए मैं पंजाब के प्रेसिडेंट की, अध्यक्ष की घोषणा वहीं पंजाब में, जब वो साथी समय रखेंगे, मीटिंग करेंगे, उसी समय उसकी घोषणा करूंगा। इसी तरह से जो उड़ीसा के साथी हैं हमारे साथ, वो भी कई साथी हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ गए। आज मैं उसकी घोषणा करता, लेकिन वो भी अगली बार जब होगा उसकी घोषणा करेगी, क्योंकि कुछ साथियों से और बात करनी है। उड़ीसा के अध्यक्ष की भी घोषणा उस समय की जाएगी। बिहार का चुनाव सर पे है साथियों। बिहार के चुनाव में हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अभी नहीं कह सकते कितनी सीटों पर, अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। देखते हैं किसके साथ गठबंधन होगा। और आप ध्यान रखिए, याद रखिए कि अगर गठबंधन भी होगा तो आरजेडी और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं से गठबंधन होगा, हुआ तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को हराने के लिए पूरी ताकत लड़ाई जाएगी। और मैंने आपको पहले कह दिया, इलेक्शन कमीशन, ये सरकार, भारत सरकार ईवीएम से चुनाव रोकेगी तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम तोड़वाया जाएगा। बहुत स्पष्ट खुले शब्दों में कह रहा हूं मैं, ईवीएम बर्दाश्त इस बार हम नहीं करेंगे। बिहार के चुनाव में यह काम इस बार हम करेंगे, चाहे जो हो, कोई हमें इस बात की चिंता नहीं। राजस्थान के भी जो साथी हैं, मैं उनकी भी घोषणा राजस्थान अध्यक्ष की करता, लेकिन कुछ और साथी हैं, उनसे एक बार चर्चा करने के बाद नेक्स्ट, अगली बार जब भी मैं फेसबुक लाइव करूंगा, उसमें मैं उन जो साथी हैं उनकी मैं घोषणा करूंगा साथियों। तो हर जगह से साथी जुड़ते चला जा रहे हैं। और जो काम हमारा है, मैं बिहार के साथी भी और देश के साथी भी, आप समझ लीजिए 5 चीजों पर, वैसे तो और कुछ कई चीजें हैं, लेकिन 5 से 6 चीजों पर हमारी पार्टी जब भी हमें मौका मिला, सत्ता की जिम्मेदारी जिस दिन भी देश की जनता या जिस प्रदेश की जनता हमारे कंधों पर सौंपेगी, हम इन 5-6 क्षेत्रों में काम करेंगे। नंबर 1, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरी ताकत के साथ जबरदस्त तरीके से हम काम करेंगे। और बहुत ही हमारा स्पष्ट वो है कि ग्रेजुएशन तक यानी कि बीए तक, स्नातक तक, बीए हो, बीएससी हो, यहां तक शिक्षा या किसी प्रदेश की हो या देश की, जो भी जिम्मेदारी में मिलेगी, उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी और कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी। और क्वालिटी एजुकेशन यानी योग्य, बढ़िया शिक्षा, जो सबसे बढ़िया शिक्षा होगी वो दी जाएगी। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि साथियों मैं जानता हूं, अगर शिक्षा बढ़िया है, शिक्षा अच्छी है, शिक्षा में आप नंबर 1 हैं, तो निश्चित रूप से बाकी और चीजों में भी आप नंबर 1 होंगे। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो बाकी सारे सब चीजों के रास्ते खोलता है। तरक्की के सारे रास्ते अगर खुलते हैं तो इसी से खुलते हैं। और केवल यही बात नहीं साथियों कि शिक्षा में जिस तरह की कमियां हैं,
जितने प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, स्टाफ की कमी है, अगर यही प्रॉपर तरीके से भर दिया गया तो कई लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा साथियों। ऐसा ही नहीं, केवल एजुकेशन ही नहीं, वो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। यूनिवर्सिटीज में बढ़िया प्रोफेसर हो, अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेसर हो, लैब्स बढ़िया हो, यूनिवर्सिटीज बढ़िया हो, कितना जो लोगों को रोजगार मिलेगा और देश कितना तरक्की करेगा। तो सबसे नंबर 1 एजुकेशन पर हम पूरी ताकत से काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 साथियों, जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो चिकित्सा सुविधा है, देश में बहुत बुरी हालत है और देश पूरी तरह से समर्थ है, लेकिन दिक्कत यह है कि चंद स्वार्थी लोगों की और नफरत फैलाने वाले लोगों के हाथ में सत्ता है, इसलिए उस पर काम नहीं हो रहा। और कोरोना के समय जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूती के साथ खड़ा कर देना चाहिए था, तब भी काम नहीं हुआ। उन हालात में साथियों आपके सामने चिकित्सा व्यवस्था की जो हालत है वो सामने आ गई। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में हम पूरी तरह से बढ़िया तरीके से काम करेंगे ताकि लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। अगर राज्य की, माना जैसे बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं, हम बिहार में हम इलेक्शन लड़े और बिहार के लोगों ने हम पे विश्वास करके हमें जिम्मेदारी सौंपी, तो बिहार के क्षेत्र में ये पहला बिहार में हम लोग ये सब काम करेंगे और एक उदाहरण पेश करेंगे। तो दूसरा हो गया मेडिकल फैसिलिटी पे, डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करेंगे, हॉस्पिटल्स की कमी है उसको पूरा करेंगे, दवाइयां जो कम से कम रेट पर मिल सके उसकी व्यवस्था की जाएगी, जेनेरिक दवाइयां उनकी व्यवस्था की जाएगी साथियों। इसके अलावा साथियों जो तीसरा काम होगा वो काम होगा रोजगार पर, रोजगार पर साथियों। और कहने की बात नहीं, हम जानते हैं कि किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, हमें इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई अगर स्वार्थी व्यक्ति है तो वो अपने स्वार्थ से काम करता है, पर ईमानदारी से अगर काम करे तो बहुत लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं। मैंने जैसे बताया एजुकेशन के क्षेत्र में ही लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं साथियों। इसके अलावा रोजगार के अलावा साथियों जो हमें काम करना है वो काम करना है पुलिस व्यवस्था पर। जो देश की जो पुलिस व्यवस्था है, हालांकि प्रदेश का जो मामला है और प्रदेश में अलग अलग प्रदेश में पुलिस व्यवस्था होती है, केंद्रीय स्तर पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होती, पर फिर भी जो स्टेट में पुलिस व्यवस्था है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं साथियों, जिंदगी के इतने बड़े अनुभव के बाद मैं ये बात कहता हूं, अगर किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था सुधार दी जाए, देश के सभी राज्यों की पुलिस व्यवस्था सुधार दी जाए, तो आप मान लीजिए साथियों देश की या उस प्रदेश की 70% गंदगी साफ हो जाएगी, 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर पुलिस व्यवस्था सुधार दी गई साथियों। यह है स्थिति साथियों। तो और लेकिन कोई भी पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए काम नहीं करता, कोई भी इस पर बोलता नहीं, कोई इस पर चर्चा नहीं करता। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने 2006 में एक जजमेंट में यह कहा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एक जो कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सुझाव दिए थे, उनको लागू करना चाहिए, लेकिन किसी प्रदेश ने नहीं किया, क्योंकि वर्तमान में जो नेता बैठे हैं, जो राजनीतिज्ञ बैठे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं, और जो पुलिस जनता की सेवक होनी चाहिए वो जनता की भक्षक बन चुकी है। यह स्थिति है। तो पुलिस व्यवस्था में सुधार, चाहे पूरी तरह से हमें दूसरी ही पुलिस व्यवस्था क्यों ना करनी पड़े, हम ये काम करेंगे। इसी के लिए हम लगातार राजनीति में, इसीलिए हम आए हैं साथियों। इसके अलावा साथियों जो पर्यावरण की स्थिति है, जो नदियों को बिल्कुल मार दिया जा रहा है, गंदा पानी फैक्ट्रियों का इधर उधर का सब उनमें फेंका जा रहा है, उनका पानी बिल्कुल जहर बना दिया गया है, नाले गंदे कर दिए गए हैं, नहरें गंदी कर दी गई हैं, तालाबों का पानी गंदा कर दिया गया, जमीन के अंदर का पानी गंदा कर दिया गया है, ये और जो हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित कर दी गई है। और मिलावट जिस तरह से है, प्रदूषण में ये मिलावट भी आती है कि खाने पीने की चीजों में, दवाइयों में क्या क्या किस किस तरह की मिलावट है, कोई रोकता नहीं है। ये बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण और ये मिलावट की जो सारी चीजें हैं इसको रोकेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे और सख्त से सख्त कानून बनाकर लागू करेंगे साथियों। उसके लिए काम करना है। और साथियों जो ठेका प्रथा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लेबर ली जा रही है, जो परमानेंट जो पोस्ट थी उनको सबको खत्म किया जा रहा है, इस ठेका प्रथा को खत्म करेंगे, निजीकरण को खत्म करेंगे साथियों। ये निजीकरण, क्योंकि सबसे बड़ा जो रास्ते में देश के में रोड़ा है ये निजीकरण है। देश की संपत्ति को कौड़ियों के दाम अपने चंद जो दोस्त हैं उनके हाथों में
सौंपा जा रहा है साथियों, संपत्ति देश की, लेकिन सौंपा जा रहा है चंद हाथों में। और वो लोग हैं जिन्होंने देश का कभी हित नहीं किया, अहित किया है, देश को लूटा है साथियों। ऐसे लोगों के हाथों में जाने से देश को रोकेंगे, निजीकरण को पूरी तरह से बंद करेंगे, उसका पूरा बहिष्कार करेंगे। ये मुख्य काम है जो हम राजनीति में आके करेंगे। काम इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये मुख्य काम है। और एक काम इसमें और है साथियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए जमीनी काम करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि अगर हम, हमारी बच्चियां हैं, अगर स्कूल से ही हमारी बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू, और एक केरल की कल्लारी करके एक वो होती है, और एक दक्षिण उसकी जो उत्तर पूर्व भारत की भी एक हमारी कला है, ये मार्शल आर्ट जो हमारे लिए सेल्फ डिफेंस का काम करती है, सिखाती है। हम अपनी बच्चियों को इतना मजबूत करेंगे कि वो कहीं भी जाए, उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी, कोई उनकी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकेगा, और अगर देखेगा तो हमारी बच्चियां इतनी मजबूत होंगी कि आंख उठाने वाले की आंखें निकाल। इस तरह से ये काम किया नहीं गया, पर हमारी कोशिश ये है, बिल्कुल यही रहेगी कि राजनीति में अगर देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया, हमें सत्ता हाथ में सौंपी, हम ये काम करेंगे। इसके लिए हम राजनीति में आए हैं साथियों। हम केवल यह मजाक करने के लिए नहीं आए, ना अपने साथ ना जनता के साथ। इसके लिए हम काम करने के लिए आए हैं, और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी पूरी मदद करें, हमारा साथ दें, ताकि इस गंदगी को साफ किया जा सके साथियों। मैं अब जो हमारे साथ में पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं, जो साथी लगातार मुझे फोन करते हैं और मैं कई बार उनके फोन नहीं उठा पाता हूं, तो मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा, मैं अलग अलग जो हमने इंचार्ज बनाए हैं अलग अलग प्रदेश के, आप चाहें तो वो नोट कर सकते हैं साथियों, जो भी जहां के साथी हैं, मैं वो नाम बता रहा हूं। जो साथी जिस जगह के इंचार्ज हैं, जिस स्टेट के, जिस प्रदेश के इंचार्ज हैं, उनका फोन नंबर आप यहां से नोट कर सकते हैं। आप सीधे उनसे संपर्क करें, आपको सीधे मुझे बात करने की जरूरत नहीं, उनसे संपर्क करें, इसका मतलब मेरे से संपर्क हो गया, ताकि किसी भी साथी का फोन आए तो कोई भी साथी जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ने से ना रह जाए, और हम पूरी ताकत के साथ ये काम करें। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे साथी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वहां से हैं उड़ीसा से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से हैं, वो डॉक्टर विजय कुमार जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं सीधे। डॉक्टर विजय कुमार जी का नंबर है 9818357275। एक बार फिर से बोलता हूं, डॉक्टर विजय कुमार 9818357275। जो भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथी हैं वो सीधे डॉक्टर साहब से संपर्क करें साथी। जो मध्य प्रदेश के साथी हैं, मध्य प्रदेश के साथी हमारे वहां पर, मध्य प्रदेश में जो हमारे बड़े मजबूत साथी हैं ब्रजेश कुमार जी, ब्रजेश कुमार जी से मध्य प्रदेश के साथी सीधे संपर्क कर सकते हैं। और ब्रजेश कुमार जी का नंबर है 9821269734, 9821269734। इसके अलावा साथियों, जो हमारे साथी नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्व के हैं, और पश्चिम बंगाल से जो हमारे साथी हैं, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो हमारे प्रदेश हैं, 8 प्रदेश जो हैं, उनके जो साथी हैं, वहां से जो भी संपर्क करना चाहे तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं दूसरे, श्री राजेंद्र सिंघा जी, राजेंद्र सिंघा जी डीआरडीओ में सर्विस करते थे, कब की छोड़ दिया, और अब हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र सिंघा जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9818470293। राजेंद्र सिंघा जी जो नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के हमारे इंचार्ज हैं, 9818470293। इसके अलावा साथियों, जो साथी हमारे हरियाणा से हैं, हरियाणा से हमने एक बहुत ही क्वालिफाइड हमारे प्रोफेसर हैं, उनको हमने हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, प्रोफेसर सत्यप्रकाश जौहरी। सत्यप्रकाश जौहरी साहब एक जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें पढ़ाते हैं, बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं। उनको हमने
हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है श्री सत्य प्रकाश जौहरी। और हरियाणा के जो भी साथी हैं सीधे उनसे संपर्क करें। उनका नंबर मैं आपको देता हूं सत्य प्रकाश जौहरी साहब का 9646605705। दोबारा से बोलता हूं 9646605705। दूसरा उनका नंबर है 8168925460 8168925460। जो पंजाब के हमारे साथी हैं बहुत बड़ी संख्या में हैं और मुझे कहने में बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी जो साथी हैं जिनको हमने चंडीगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मिसेस शर्मिला, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मजबूती से काम किया, रात दिन लगातार काम कर रहे हैं और केवल पंजाब और हरियाणा में नहीं पूरे देश में जगह जगह उन्होंने साथियों को जोड़ा है। ऐसे साथी वाकई में हमारी पार्टी की रीढ़ की तरह काम कर रहे हैं। हम शर्मिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी करती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं करता हूं उनका। और ऐसे ही साथियों की हमें जरूरत है जो लगातार निष्काम कर्म करते हुए पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। तो मैडम शर्मिला जी जो हमारी चंडीगढ़ की अध्यक्ष हैं, उनका नंबर जो भी पंजाब के साथी हैं वो उनसे सीधे संपर्क करें, उनसे जुड़ें और वो हमें सारी बात बता के फिर हम किस तरह से वहां करना है। और पंजाब का जैसे मैंने बता दिया कि अध्यक्ष की घोषणा जो हमारे साथी हैं जिनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वहीं पर सौंपी जाएगी जब वो मीटिंग करेंगे। तो शर्मिला जी का नंबर है 6280893119 6280893119। जो राजस्थान के हमारे साथी हैं, राजस्थान में ये मैं इसका श्रेय बहुत बड़ी मात्रा में दूंगा शर्मिला जी को, जिन्होंने राजस्थान में बहुत अच्छे साथियों को हमारे साथ में पार्टी के साथ में जुड़वाया है। तो शर्मिला जी ने और बाकी साथियों ने और जो हमारी वीडियोस देख के हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो राजस्थान का इंचार्ज हमने बनाया है श्री शिवराज सिंह जी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनको हमने वो जिम्मेदारी है। श्री शिवराज सिंह जी का नंबर है, नोट कर लें साथियों, 7701999244। शिवराज सिंह जी का नंबर 7701999244। अब साथियों जो हमारे उत्तराखंड के साथी हैं, उत्तराखंड में बहुत साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वहां पर प्रदेश अध्यक्ष की अभी घोषणा नहीं की। उनके मिलने के बाद, साथियों से मिलने के बाद ही, क्योंकि जैसे ये कोरोना की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। उसको जाने के बाद वहां पर जाके जो है उत्तराखंड के भी साथियों की घोषणा की जाएगी, टीम की जो घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड के जो साथी हैं वो हमारे जो एक साथी हैं जो हमारी राष्ट्रीय जो टीम है उसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्री बीवी सिंह बौद्ध साहब जो बरेली में रहते हैं, वो हमारे उत्तराखंड के इंचार्ज हैं। उनको उत्तराखंड का इंचार्ज बनाया है, वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। बीवी सिंह बौद्ध जी का नंबर है 9410872856 9410872856। और इसके अलावा साथियों जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, ये पार्टी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समाज के बहुत बड़ा खुशी का विषय है कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी हमने जिन साथियों के कंधों पर सौंपी है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, पूरा परिवार राजनीति में रहा है और बहुत मजबूत साथी हैं। मोदी नगर के रहने वाले हैं और मोदी नगर में जो हमारे समाज के जो 84 गांव हैं, उन 84 गांव ने उनको अपना चौधरी चुना। इसलिए चौधरी कृष्णपाल सिंह जी बहुत ही काम आप देख रहे होंगे जो फेसबुक पे लगातार हो रहे हैं। हर जिले की जिम्मेदारी वो सौंपे चले जा रहे हैं, कार्यकारिणी बनाए चले जा रहे हैं, अध्यक्ष, महासचिव और उपाध्यक्ष वगैरह जितने भी पद हैं लगातार वो बनाते चले जा रहे हैं, इस जमीन से काम कर रहे हैं। और एक किसान पीड़ा नाम से एक पत्र भी निकलता है
साप्ताहिक है, उस किसान पीड़ा पत्र के वो संपादक भी हैं श्री चौधरी कृष्णपाल सिंह जी। चौधरी कृष्णपाल सिंह जी उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, और जो भी साथी उत्तर प्रदेश में जुड़ना चाहते हैं वो सीधे चौधरी कृष्णपाल सिंह जी से संपर्क करें। उनका नंबर है 7060205204। एक बार फिर से बोलता हूं, 7060205204। और साथियों, जो हमारे साथी इसके बाद जो कर्नाटक से हमारे साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्नाटक में एक बहुत मजबूत, डेड ऑनेस्ट और बिल्कुल खरी खरी कहने वाले, मुंह पर कहने वाले एक हमारे साथी हैं महबूब कल्याणकर। महबूब कल्याणकर साहब वो हमारे साथ हैं, जो वहां पर गुलबर्गा में रहते हैं। उनका नंबर मैं आपको देता हूं। जो भी कर्नाटक के साथी हमसे जुड़ना चाहें वो साथी सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं श्री महबूब कल्याणकर जी से। उनका नंबर है 9845335396, 9845335396। तो जो भी साथी हमारे कर्नाटक के हैं वो सीधे के सीधे इनसे जुड़ सकते हैं, महबूब कल्याणकर जी से उनका नंबर दिया है। अब साथियों, जो भी यूथ के साथी हैं, जो यूथ के लिए जो है एक तरह से बड़ी मजबूती से काम करते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी यूथ विंग में काम करें, तो जो पार्टी की यूथ विंग है, उस यूथ विंग के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ के लिए जो भी जिस जिले में भी, जिस विधानसभा में भी, जिस लोकसभा में भी, जिस तहसील में भी, जिस ब्लॉक में भी, जहां भी जो साथी यूथ की टीम में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उन साथियों के लिए हमारे जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं यूथ के, श्री प्रेम प्रताप सिंह जी, एडवोकेट प्रेम प्रताप सिंह, उनसे सीधे संपर्क करें। मैं एडवोकेट प्रेम प्रताप सिंह जी का नंबर आपको देता हूं साथियों, 9811433903, 9811433903। तो यूथ के साथी सीधे यहां से संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, जो हमारे साथी अब जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं, वो सीधा मेरे से संपर्क करें साथी। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जितने भी साथी हैं वो सीधा मेरे से संपर्क करें साथियों। मैं अपना नंबर बताता हूं, किसी को इन जो जिलों, क्षेत्रों से, इन जो राज्यों से साथी हैं, उनको किसी और से जरूरत नहीं, सीधे मेरे से बात कर सकते हैं। और मैं जुलाई के अंत में अगर हो सका तो ठीक, नहीं तो अगस्त के शुरू में मैं वहां जाऊंगा बिहार, और वहां जाके जो इलेक्शन की प्रक्रिया पूरा उसको जो है उसमें पार्टिसिपेट हमें करना हो, तो उस तरीके से सारे काम करेंगे। तो जो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथी हैं वो सीधा मेरे से संपर्क करें, यानी भानु प्रताप सिंह जी से। मेरा नंबर नोट कर लें, 7840-868-666, 7840-868-666। ये सूचना है साथियों। बस बाकी बातें अब बाद में होंगी। इतने समय आपने मुझे दिया, मेरे साथ जुड़े रहे हैं साथियों। सब साथियों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से यही कहूंगा साथियों, इस सारी चीज को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग जुड़ के हम मिलकर समाज के कल्याण के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए काम कर सकें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।